करते हैं विधानसभा की कार्रवाई की ओर। ये गर्मियों में मच्छर पैदा हो जाता है जिससे डेंगू और मलेरिया की बीमारी पैदा हो जाती है। हर गांव का हर एवरेज 5 आदमी डेंगू की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो किसानों की जहां बात है, किसानों की जो खेती भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि गंदा पानी ये लीक हो जाता है और फिर ट्यूबवेल के माध्यम से गंदा पानी बाहर आता है। तो वो जब गंदा पानी आता है उसमें जैसे सर्फ का पानी आता है उसमें झाग आ जाती है। उस झाग के कारण वो खेती में पानी जाता है तो सारा वो खेती को भी प्रभावित कर रहा है। मैं मानता हूं, मैं आपके संज्ञान में, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाता हूं, जब गंदा पानी खेतों में जाएगा और उससे जो अनाज पैदा होगा, ये कुदरती है, कोई अच्छा अनाज पैदा नहीं होगा और जिसको खाएंगे तो बीमारी होंगे। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वहां पर इस पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट लगाया जाए, ताकि जो है नागरिकों के स्वास्थ्य और किसानों को जो है खेती को बचाया जाए। दूसरा मेरा निवेदन है, एक स्वास्थ्य की टीम भी वहां भेजी जाए, उसका सर्वे करके उन 12-13 गाँव में उनमें कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों की भी रोकथाम की जाए। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा कि ये तेजाबी नाला है, इसका डिस्चार्ज डिच ड्रेन के माध्यम से धनौरा एस्केप में गिरता है और इसके लिए HSIDC CTEP की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। और जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, उसके अंदर हमने बैक्टीरियोलॉजिकल और जितने भी हैवी मेटल और केमिकल्स का टेस्ट करवा लिया है, वो पोर्टेबल है, उसमें कोई पीने के पानी में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक जो ये फैक्ट्रीज के जो पानी है ये आ रहा है, उसके लिए ज़रूर CTP जब बन जाएगी तो उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये था अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कब तक लग जाएगा? जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जो CTP है, जो केमिकल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये HSIDC लगाती है और उस पर कार्रवाई चल रही है। उससे भी पानी वो सारा जो ओवरफ्लो हो जाता है गंदा पानी, वो सारे पानी को साफ नहीं कर रहा है, तो इसलिए पानी बढ़ ही रहा है गंदा पानी। ये तक CTP नहीं बनेगी तब तक नहीं होगा ना, इसका CTP बनेगी तब उसका समाधान। देवेंद्र सिंह बबली जी नहीं आए क्या? श्री सोमवीर सांगवान जी 970। अध्यक्ष महोदय, हाँ श्रीमान जी, राज्य सरकार ने 20 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। हाँ श्रीमान जी, जिला चरखी दादरी में एक राजकीय महाविद्यालय बारडा में खोला गया है 2014 में। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की पॉलिसी है, अगर 20 किलोमीटर के अंदर महिलाओं के लिए महाविद्यालय बनाना। बारडा दादरी से 23 किलोमीटर दूर है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर दादरी है। तो मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो हमारी बहनों के लिए जहाँ शिक्षा का अभाव है, तो उसको प्राथमिकता आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, शायद पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ महिला कॉलेज नहीं है। तो आपसे मेरी करवत प्रार्थना है, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी बहनों की पढ़ाई के लिए जल्दी ही महाविद्यालय का निर्माण करके वहाँ स्थापना की जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिला मुख्यालय चरखी दादरी में एक नए सरकारी कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया है, जो शैक्षणिक स्तर 2021-22 में आरंभ हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। श्री जगदीश नायर जी सर 913 जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके क भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, और ख लागू नहीं है। सर मेरा सप्लीमेंट्री है। सर, इन गांवों में लगातार पीने के पानी की कमी है और मैं एक सुझाव देता हूं, हमारे निकट यमुना नदी है 17 किलोमीटर दूर, वहां से बैराज बना के इन गांवों में पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बेल्ट है, डाड का, बूरा का, सौंद, बंचारी, लोहना, खामी, पेंगलतू, पिंगोड़, हसनपुर, होडल, इन गांवों की सारी समस्या वहां से हल हो सकती है यदि आप वहां से पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पानी ला सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो 22-23 गाँवों का जिक्र इसे में किया है, तो इनमें सिर्फ एक गांव ऐसा है लोहिना, जिसके अंदर 40 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से नहीं है सप्लाई। बाकी सभी गाँवों में 40 या किसी में 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से वाटर सप्लाई की है।
और सभी गांव में पीने की जो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और जिन जिन गांवों में 50 से 70 करनी है उन पे सभी पे जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू हो रहा है और सबका काम चल रहा है। और जो आपका ये जो एक गांव है इसके लिए भी जगह की ज़रूरत है। ये डकोरा माइनर से इससे सप्लाई दी जाएगी, तो उसके लिए आप अगर ज़मीन अवेलेबल करवा दोगे तो इस पर भी काम शुरू करेंगे। देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये प्रपोजल सरकार के नीचे से आया हुआ है आपके लिए, आया हुआ है। आप उसे मंजूरी देने का कष्ट करें ताकि जमीन तो दो। जमीन की हमारी गारंटी है, हम जमीन दिलाने का जमीन काम हो जाए तो हो जाए। मैं जाते ही प्रस्ताव ठीक, लाके हो जाए। धन्यवाद। सुरेंद्र पवार जी। श्रीमान जी, इस बारे सदन के पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सोनीपत जो विधानसभा है इसमें अर्बन एरिया की समस्या बड़ी समस्या है, क्योंकि सेक्टर 15 जो है वो तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था, लेकिन सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18 और सेक्टर 19 ये सभी सेक्टर बिल्डर्स द्वारा बनाए गए थे। वो पूरा एरिया ज़्यादातर एरिया डेवलप हो चुका है, लोग वहाँ बसे हुए हैं, लेकिन इन सेक्टरों में जाने के लिए लोगों को किसी को मुरथल से घूम के जाना पड़ता है और किसी को बालगढ़ से। ये छोटे छोटे ये पैच है जो बचे हुए हैं। एक तो इसमें जो आंकड़ा दिया गया है ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत दिखाई दे रहा है कि जैसे लिखा है कि 400 मीटर बचा हुआ है, 160 मीटर। अगर इतना ही एरिया बचा हुआ है तो कोई लंबा चौड़ा एरिया नहीं है। अगर आपके हिसाब से भी देखें 400 मीटर का मतलब हो गया अगर 3 एकड़ की दूरी है मान लो, तो इसको सरकार को बनाने में क्या दिक्कत है? ये समस्या कम से कम 15 साल पुरानी समस्या है। 2005 में ये सेक्टर बस चुके हैं जो बिल्डर ने बनाए हैं, तो इतने देरी होने के बावजूद भी, और ये यही क्वेश्चन मैंने पिछले साल भी लगाया था और अब भी वही जवाब है, पिछली बार भी यही जवाब था। तो कृपया ये बताएं कि भाई कब तक ये आप बना पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, सोनीपत शहर में सेक्टर 16, 17, 18 को आपस में जोड़ने वाली सड़कों की कुल लंबाई 10,735 मीटर है। इसमें से 7,250 का निर्माण कर दिया गया है। 3485 मीटर के शेष भाग का निर्माण अदालती मामलों और आवश्यक भूमि अधिग्रहण के चक्र में रुका हुआ है। सारे 7 कोर्ट केस हैं इसमें, और उस वजह से जब तक कोर्ट केस जब भी क्लियर हो जाएगी हमें भूमि मिल जाएगी, सड़क निर्माण का काम हो जाएगा। और मेरी सदस्य महोदय से प्रार्थना है कि लैंड एक्सचेंज की पॉलिसी भी है, किसी तरह से जो रोड की अलाइनमेंट है उसको क्लियर करवाने में हमारा सहयोग दे। सड़क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा जी कि पिछले बार ये शायद 2 साल पहले सरकार ने ही ये पॉलिसी बनाई है कि भाई अगर जो रोड के जिसकी ज़मीन आती है एक्सचेंज पॉलिसी बनाई हुई है, अगर उस पर भी उस एक्सचेंज पॉलिसी को ही लागू किया जाए तो हर व्यक्ति अपनी ज़मीन को देके बदले में ज़मीन लेके वो रोड तो क्लियर होने चाहिए ना जी। मेरे सदस्य महोदय की जानकारी मिलाना चाहता हूँ कि ये सारे केस अदालतों में है। अदालत से अगर ज़मीन का मालिक हमारे से हटके अलग से एक्सचेंज पॉलिसी के तहत आना चाहेगा तो रास्ता निकल जाएगा, और जब तक कोर्ट केस है तब तक हमारा विभाग सड़क निर्माण का काम नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट केस तो सालों साल चलते हैं, तो अगर मान लो ये 20 साल कोर्ट केस चले तो इसका मतलब ये लोग क्यों भुगते इस परेशानी को? इसमें सरकार उन लोगों से बात करे जिन्होंने कोर्ट में केस डाले हुए हैं, उन्होंने निपटाए, और अगर वो निपट जाता है तो लोगों को, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग हैं जो जिनको कई किलोमीटर का एरिया तय करके वहां पहुंचना पड़ता है। आपके इन सेक्टर 16, 17, 18 में 7 अलग अलग कोर्ट केस हैं, जिसमें पहले काफ़ी ज़मीन इसमें उलझी हुई है और कोर्ट की मनाही है, स्टे लगा हुआ है। तो उस स्थिति में जब तक मालिक सहयोग ना करे ज़मीन का तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और आपको कोई कहीं जहाँ भी कोर्ट से बाहर ज़मीन हमें मिल जाएगी तुरंत सड़क का निर्माण करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप हेल्प करिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, अगर मान लो कोर्ट में जो व्यक्ति गया है अगर उसको मुआवजा दे दोगे तो उसको जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो नीचे से जीत के आ रहा है तो सरकार फिर आके अगली कोर्ट में केस डाल देती है, उसको मुआवजा दो या एक्सचेंज ज़मीन एक्सचेंज पुलिस में लाओ। और ये एक दिन में निपट सकता है। ये कोई अगर हम कोर्ट की वेट करेंगे तो 20 साल 50 साल पता ही नहीं कितने साल लगेंगे। कोर्ट के ऊपर तो नहीं जा सकते हम। कोर्ट
आप बताओ, कोई मुआवजा दे के ज़मीन ली जाती है, फ्री में ज़मीन नहीं ले रहे, जो हमारी नीति है उस हिसाब से। और जितने भी ये सातों केस हैं, आप हमारा सहयोग करें। ई भूमि के द्वारा एक्सचेंज पॉलिसी भी है, TDR देने की पॉलिसी भी है, अलग अलग तरह की पॉलिसी है। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि ये सड़कें आपकी जो टुकड़े बीच में अड़चन है ये बने। आप मुझे यही बता दें कि इसमें 15 साल से अगर ये कोर्ट केस है तो सरकार ने अभी तक क्या किया है? 10 साल से या 5 साल से सरकार कोर्ट केस में क्या करती है? सरकार अपनी जाए कोर्ट में प्लीड करती है, अपना पक्ष रखती है। कोर्ट के ऊपर सरकार नहीं है हमारी कोई ऐसी। जब पैरवी नहीं करोगे, पैरवी ही नहीं करेगी सरकार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पैरवी बड़ी ध्यान से कर रहे हैं। अमित शाह हमें उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अमित शाह 1034। नो सर। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के और सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि मंडी डबवाली जीप के लिए पूरे देश में मशहूर है और यहाँ की जो जीपें हैं वो बॉलीवुड तक के जितनी फिल्में हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और तकरीबन जो जीप है हमारी, जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं, पूरे हाईवे पे जीपों की दुकानें बनी हुई हैं, उसके माध्यम से तकरीबन 3-1 हज़ार लोगों को स्थायी रूप से अस्थायी रूप से रोजगार इससे मिलता है। और इसके साथ साथ जो वेल्डिंग का काम है उसमें जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो भी मंडी डबवाली में जो बनाते हैं वो पूरे हमारे देश के अंदर वहाँ से मशहूर है, वहाँ से प्रोक्योर किए जाते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए भी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से भी, वित्त साहब से भी आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे कुछ ध्यान लेकर इस तरीके, क्योंकि आपने कहा कि हर जिले में, तो मैं कहता हूँ कि जिले से बढ़कर ब्लॉक स्तर पर भी एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके माध्यम से एक पर्टिकुलर रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। और डबवाली के लिए मैं मानता हूँ ये सबसे उपयुक्त रहेगा, जो जीप इंडस्ट्री को या ऑटो मार्केट अगर आप स्थापित कर रहे हैं संयोजित तरीके से, सभी दुकानदारों को वहां पर एक साथ काम करने का मौका मिलेगा और एक दूसरे का तालमेल बनाकर इसको बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन आप पैदा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस पे दोबारा ध्यान देकर कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाने का काम कीजिए। धन्यवाद। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ना HSVP का ना म्यूनिसिपैलिटी का कोई नहीं है, लेकिन जैसा आदरणीय सदस्य बता रहे हैं तो हम स्टडी करवाएंगे। अगर कोई पॉसिबिलिटी या संभावना होगी तो जरूर करेंगे। धन्यवाद। श्री चिरंजीव राव जी। के पटल पर है। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जब से देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुई और उसके बाद कोरोना महामारी जब से देश के अंदर आई है, हमारा जो प्रदेश है हरियाणा, वो बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 26.4% है और देश के अनुवाद पे अगर आप उसको लगाओगे तो ये 6.9 है। तो करीबन 4 फोल्ड्स ज़्यादा हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे स्टेट के अंदर है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि आज 80% जो महिलाएं हमारी हैं जो जॉब चाहती हैं उनको आज हमारे प्रदेश में जॉब नहीं मिल पा रही। 50% से ज़्यादा ग्रेजुएट जो हैं वो देश के अंदर जॉबलेस हैं। तो हमारी सरकार की एक कोशिश होनी चाहिए कि नए हम तरीके निकालें जिसके अंदर खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा जॉब्स मिल पाएं। और इसके अंदर एक स्पेशल हम लोग ये तरीका क्यों नहीं निकाल देते कि भाई हरियाणा के अंदर ऐसा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, सजेशन नहीं है। CMI का कितनी बार उसका जवाब दे लिया, कोई उसका आधार नहीं है, कुछ भी ना उस पर कोई तथ्य है। वो वैसे ही किसी पार्टी से जुड़े वैसे ही प्रभावित है, वो उसने छाप दिया और बार बार उसी प्रसंग को उठा रहे जबकि उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते? आपने जो जवाब दिया है उसके अंदर ये कहा है कि 10 मार्क्स हम उसको देंगे जो जॉबलेस होगा। क्या हम स्पेशल जॉब्स के लिए ये निकाल सकते कि जो लोग रोजगार हैं उनके लिए स्पेशली जॉब्स निकाली जाए, बजाय उसके कि उनको 10 मार्क्स दिए जाएं, 20 मार्क्स दिए जाएं? क्यों ना हम एक स्पेशल कैटेगरी निकाली जाए
जो सिर्फ उन बच्चों के लिए हो जिनके पास या उनके परिवार के अंदर कोई जॉब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की एक स्कीम है एक परिवार एक रोजगार, और रोजगार विभाग में हरियाणा में एक परिवार एक रोजगार योजना संचालित हमारी जो रोजगार विभाग है वो जारी कर रखी है। ऐसे परिवारों के लिए जिनके परिवार में एक भी सदस्य बेरोजगार है उनके लिए ये योजना है। और इसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड जो हमारे प्रार्थी का संप्रेषण रोजगार कार्यालय में अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध 50% इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और 50% एक सामान्य जो हमारी जर्नल लाइव रजिस्ट्रेशन के तहत 50% उसके अंदर हमारे जो कराए जाते हैं। तो इसमें जो हमारी स्कीम है, इसमें जो भी हमारे बेरोजगार साथी रजिस्टर्ड करवाते हैं उनको रोजगार हम मुहैया करवाते हैं। इसके अन्य मापदंड भी हैं, चाहे वो हमारी प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। SC/BC का जो है उसमें हमारी 5 वर्ष की छूट है। हरियाणा प्रदेश का हमारा निवासी होना चाहिए। प्रार्थी के परिवार में कोई सदस्य सरकारी व निजी क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई सदस्य आयकर बिक्री करदाता नहीं होना चाहिए, और परिवार का कोई भी सदस्य भूतपूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक व बोर्ड का निगम उपक्रम की अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। हरियाणा राज्य में रोजगार सहित हर परिवार को रोजगार युक्त करने हेतु विशेष उपाय करते हुए सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड निर्धारित करते हुए भर्ती में 10 अंक का प्रावधान भी किया हुआ है। अध्यक्ष जी, वो तो बात मैंने शुरू में ही कह दी कि जो आंसर यहाँ पर ले किया गया उसमें ये कहा गया है कि 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पॉलिसी आपने पूछा, पॉलिसी तो है। नहीं, पॉलिसी तो है, मैंने कहा कि पॉलिसी तो इसमें बता दी कि 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो क्या हम एक सेपरेट पॉलिसी नहीं लेके आ सकते जिसके अंदर भाई ये बता तो रहे हैं कि एक परिवार एक रोजगार, ये पॉलिसी है ना। नहीं, उसमें अध्यक्ष जी सिर्फ 10 मार्क्स दिए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम एक सेपरेट पॉलिसी के तहत अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो 10 मार्क उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो परिवार के अंदर रोजगार, जिसके पास किसी के पास भी रोजगार नहीं है। तो आप कह रहे हैं पॉलिसी के बारे में पूछा, पॉलिसी तो ऑलरेडी है। पॉलिसी के अंदर आप इन्होंने ये कहा है कि 10 मार्क्स दिए जाएंगे। क्या हम एक स्पेशल पॉलिसी नहीं लेके आ सकते उन बेरोजगारों के लिए जिनके परिवार के अंदर कोई जॉब नहीं है? आपका सुझाव जो है मंत्री जी नोट कर लेंगे। आपका सुझाव नोट कर लिया है। इस पर अपने पहले जो रोजगार की जो स्कीम चल रही है उसमें हमारे जो बेरोजगार साथी उसमें रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और भी आपका सुझाव नोट कर लिया गया है और उस पर विचार कर लिया जाएगा। डॉक्टर कृष्ण बिड्डा जी। 747 जी। Yes, sir. Municipal Council Jain has identified a site measuring 124 canal for Marla in front of Jayanti Devi Temple for development of park and construction of community center. The ownership of the said land. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर PolicyBazaar.com।